नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, झारखंड में निकाय चुनाव की शुरुआत है। लगातार जनता के बीच में जो है प्रत्याशी और जो वर्तमान में रह चुके हैं पहले से, वो जा रहे हैं जनता से अपने वादे, अपने मुद्दे, अपने एजेंडा को उनके सामने पेश कर रहे हैं और उनसे आश्वासन चाह रहे हैं कि किसी तरह उन्हें वोट पड़े और वो जीत के फिर मेयर बनने का काम करें। इसी क्रम में अभी हम धनबाद नगर निगम में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश कुमार जी, जो यहाँ पे जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं मेयर प्रत्याशी के तौर पे। और आपको बता दें कि जेएलकेएम की तरफ से इनको समर्थन मिला हुआ है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह के यहाँ की समस्याओं से जनता रूबरू होती है प्रतिदिन, और वो कौन सी समस्या है जिनको लेके जो है ये ब्लूप्रिंट अपना तैयार कर चुके हैं कि जीत के आने के बाद वो सारे ब्लूप्रिंट को वो धरातल पे लाएंगे और वो सारी योजनाओं को धरातल पे लाएंगे और हर हालत में जो है विकास की जो है नई गाथा, नई रास्ता जो है यहाँ पे बनाने की बात करेंगे, जिससे कि जनता यहाँ से जो त्राहिमाम अभी जनता यहाँ पे, चाहे कोयला का हो, अवैध उगाही का हो, चाहे जल नल हो, गली का हो, जाम का हो, इन सारी समस्या से उन्हें निजात दिलाने का काम करेंगे। नेशन 24 माने के साथ पहले नेशन 24 के सारे दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार, प्रणाम। सर, पहला सवाल है सर कि आप युवा हैं, कई लोग होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, आपने इस ओर का रास्ता क्यों मैं मतलब क्योंकि मेरा परिप्रेक्ष्य ऐसा रहा है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो एक शहर में होती है उस सेक्टर पे मैंने काम किया है। जैसे मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मास्टर्स डिग्री भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस मैनेजमेंट में है, जिसमें हम लोग शहरी ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो शहर का इंटीग्रेशन होता है अलग सिस्टम्स के साथ में, वो चीज़ें पढ़ते हैं। और जैसे मैंने दूसरे देशों में भी देखा है, 25 देशों में, कि कैसे शहर में अच्छी-अच्छी सिस्टम्स होती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे चलाई जा सकती हैं। तो ये सब मैंने देखा है। तो मैं काम करते-करते जब भी वापस मतलब मैंने इंडिया में भी बहुत सारे शहरों में काम किया, बाहर भी काम किया, लेकिन जब भी अपने शहर धनबाद आता हूँ, तो ऐसा लगता है कि शहर को ज़रूरत है कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की। वो कन्वेंशनल तरीके से यहाँ चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। और झारखंड स्टेट भी आप देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं, नीति आयोग के जो मापदंड हैं, उसमें भी झारखंड राज्य जो है वो कहीं न कहीं निचले स्तर पे ही होता है। और एक नया राज्य बने हुए जिसमें इतनी खनिज संपदा हो, इतना पोटेंशियल हो, वो इतने निचले पायदान पे हो तो बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पॉलिटिक्स एक रास्ता था। मैंने बहुत सारे वॉलंटरीली अपने कैपेबिलिटी पे मैंने बहुत सारे प्रपोज़ल्स बनाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वैसे बनाए, जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैंने तत्कालीन डीसी महोदय को दिया। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मिला, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री रहे श्री चंपई सोरेन जी से मिला। उनको मैंने बताया कि मेट्रो रेलवे में कितनी इन्वेस्टमेंट आती है, कैसे बनाई जा सकती है, कैसे बनती है। उसके बाद हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ कॉन्क्लेव्स में और कुछ और इसी तरह के नेताओं से कनेक्ट करके कि जो शहर का ड्रेनेज का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कोशिश किया कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन क्योंकि धीरे-धीरे समय के साथ या तो उनको समय नहीं मिलता होगा या उनको लगता होगा कि इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है, ये तो काफी एडवांस चीजें आपने बता दी। हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जब लगा कि ये चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, तो डिसाइड ये कर लिया कि अब फ्रंट सीट पे आके खुद ही इस बदलाव को लाना पड़ेगा, हम दूसरे के भरोसे पे कब तक अब आप बैठेंगे। जब जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे 2 तरह की जनता मुझे लगता है कि मुझे अलग-अलग करना चाहिए। जैसे एक तो बिल्कुल शहर के अंदर जो रहते हैं, धनबाद शहर के अंदर, और एक है जो धनबाद शहर से थोड़े सुदूर हो जाते हैं, जैसे आप सिजुआ चले जाएँगे या सिंदरी में बिल्कुल वार्ड नंबर 52-53 के अंदर वैसे चले जाएँगे। केंदुआ और एरिया हो गया। केंदुआ एरिया हो गया, केंदुआ में भी और थोड़ा अंदर चले जाएँगे, लोयाबाद इधर। जब वहाँ जाएँगे तो दोनों की समस्याएँ बहुत अलग है, दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है। जैसे धनबाद में जो शहर के अंदर जो जनता है, यहाँ पे इन लोगों को ड्रेनेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है वो बहुत बड़ा समस्या दिखता है। और उसके अलावा जैसे वाटर सप्लाई जो है वो शहर के अंदर वो है। और जब हम सुदूर क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा इश्यू है, जो पार्टिकल्स है वो। पेयजल की बहुत समस्या है। तो हमने चुनाव के पहले ही पूरे 55 वार्ड का दौरा कर लिया था, ये समझने के लिए आखिर समस्याएँ क्या हैं, और जब हम चुनाव में आएँगे तो हमारी क्या प्राथमिकताएँ होनी चाहिए, हमें और क्या काम करना पड़ेगा। तो हमने अपना रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया था। मतलब अब मान के चलें कि आपने जब चुनाव की घोषणा होने लगी तो आपने उस दौरे को किया 55 वार्ड में और सारी चीज़ों को समझा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किए और तब आप जनता के बीच जो है आप जा रहे हैं, उन्हें उस ब्लूप्रिंट के तहत बताने के लिए कि ये सारे एजेंडा, ये तरीके होंगे जिसके तहत हम धनबाद को बेहतर बना सकें।
जी, तो इसका जो फर्स्ट आप कह सकते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किया था, वो विधानसभा चुनाव में ही कर लिया था। तो ओके। हम लोग काफ़ी पहले से प्रिपेयर्ड थे कि शहर की समस्याएँ क्या हैं और क्या हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपको कि शहर की जनता और जो शहर से बाहर रहते हैं, उन दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट्स अलग क्या हैं। है? तो हमने सारी समस्याओं को समझा है और किसी मतलब ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन ने कभी कहा है अच्छे ऑथर ने कि इफ यू ड्राफ्ट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली हाफ ऑफ द आंसर इज डन कैसे? या इफ यू नो द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज डन। तो हम समस्या को समझते हैं तो समझिए आधी सॉल्यूशन वही होगी, बाकी आधा जो होगा वो काम करके देखिए, दिखाएंगे। जहाँ धनबाद क्षेत्रों में हम भी दौरा कर रहे हैं, केंदुआ की बात करें, झरिया की बात करें, सेंदरी एरिया, ये सब एरिया में हम भी घूम के आ रहे हैं। पता है आपको भी कि कोयला नगरी के तौर पे पूरे विश्व में विख्यात है धनबाद हमारा। तो क्या लगता है कि अवैध उत्खनन, विस्थापन, वो एक इतना गंभीर और अहम मुद्दा है, जिसको लेके हमेशा कुछ न कुछ घटनाएँ आपको भी पता है भूदशांत से होते रहती है। इसके लिए आपके पास क्या प्रोजेक्ट होगा? देखिए, अवैध उत्खनन और विस्थापन जो है ये दोनों एक एक आप कह सकते हैं कि विस्थापन जो है वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, पॉलिटिकल है। अवैध उत्खनन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल, पर्सनल मोटिवेटेड चीज़ें हैं। अवैध उत्खनन इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे पैसे वाले हैं जो गरीबों को पैसे देके उनसे काम करवा लेते हैं और वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। अगर आज कोई कहता है कि अवैध उत्खनन बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब ये अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा तो आप समझिए कि आप हजारों हजार का जो कह सकते हैं जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार क्रिएट कर रहे हैं। आज कोई भी कर रहा है उसको 50-100 मिल जाते हैं। मैं इसका फेवर नहीं करता हूँ, हाँ, मैं लेकिन ये मैं सब इस हाँ, मैं इसका मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ कि उन लोगों को अगर काम मिल जाएगा, तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं उस खदान के अंदर जाऊँ, अपना जान जान जो है वो खतरे में डालूँ अपने परिवार के लिए। तो हमें डिफरेंस कहाँ लाना है? हमें उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। जब वो अच्छा काम करेंगे तो शायद वो ये काम ना करें। उन्हें मोटिवेट करना होगा कि मोटिवेट आप करना दूसरे होगा उनके लिए क्षेत्रों के काम लिए काम बढ़ें। ढूँढना पड़ेगा। हुँ। तो ये तो अवैध उत्खनन का हो गया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो दूसरा सवाल था वो विस्थापन हुँ, वाला हुँ। था। तो ये अभी हम लोग जहाँ जैसे जहाजटाड़ हो गया और कई सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं और केंदुआडीह के अंदर कई जगहों पे गए। आप समझिए कि घरों से 50-100 मीटर की दूरी पे बिल्कुल जलता हुआ कोयला कोयलेरी है वहाँ पे। वो गैस भी निकलता गैस है भी उससे। निकल रहा है और दूसरी और भी क्या है कि वहाँ पे लोग हैं बड़े गरीब, तो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। तो होता ये है कि जो ओपन कास्ट माइन्स हैं, उसका सारा ओवरबर्डन उनके रैयती ज़मीनों पे डाल दिया जाता है और बेचारे लड़ नहीं पा रहे हैं। पैसे से सक्षम नहीं है, शरीर से सक्षम नहीं है, पॉलिटिकली उनको कोई आगे ले जाने वाला नहीं है। वो तो हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी ने बहुत आवाज़ उठाना जी। शुरू किया है, नहीं तो उनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो अपने आप को मज़दूरों का नेता बना रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो हर दिन अमीर होते जा रहे हैं। और जो लोग 25 सालों से जिस स्थिति में थे, आज शायद उससे बदतर स्थिति है, अच्छी तो नहीं हुई है मैं कह रहा हूँ। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरीके से निकलेगा कि हम जो एक्चुअली में उनके लिए काम कर पाएँगे, उनको आगे लाके काम करने का मौका दें और अगर अवैध उत्खनन खत्म करना है, तो जो वो काम करवाया जा रहा है जिनसे, उनके लिए हमें रोज़गार पैदा करना पड़ेगा। मुद्दे वो कौन-कौन से होंगे जिसको मतलब आप चाहते हैं कि जीत के बाद उसे हम धरातल पे उतारें? अभी 1-2 सप्ताह पहले ही हमारे भारत सरकार का वित्तीय बजट आया था। तो टैक्स से हम सब लोग परेशान हैं। आप भी अगर सैलरीड हैं तो आपको ये पता है कि इनकम टैक्स कहीं नहीं जाता है। मिडल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, देश वही चलाता है। कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट है, जो लोअर लेवल पे उनको भी बेनिफिट है, बट मिडल क्लास जो है वो सबसे पिसता है ज़्यादा। अब इनकम टैक्स के बाद आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, आपको जीएसटी पे करना है। आप रोड पे निकलते हैं, आपको टोल टैक्स पे करना है। और इतने टैक्स है, आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, आप कुछ बेच रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नगर निगम के कंट्रोल में, मेयर के कंट्रोल में कम से कम होल्डिंग टैक्स आता है। हुँ। तो होल्डिंग टैक्स में मैं कुछ रिबेट करवाना चाहूँगा ताकि कुछ तो बेनिफिट मिले सबको। मतलब और कि जनता के पास आप एक ये भी मुद्दा रख रहे हैं कि जो नगर निगम के तहत जो होल्डिंग टैक्स या जो नगर निगम के जो-जो टैक्सेस आते हैं, उसमें आप कुछ अलग करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को राहत मिल सके? थोड़ा कटौती मैं करना चाहता हूँ शहर के एरिया में और गाँव में जहाँ-जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी, वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ खेती-बाड़ी उस पे डिपेंडेंट है। उनकी आमदनी इतनी नहीं है, बट उनकी ज़मीनों पे भी टैक्स लगता है, जबकि सुविधा उनको कुछ नहीं है नगर निगम का। ना वहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क, कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति है। तो उन लोगों का मैं चाहता हूँ एग्रीकल्चरल लैंड पे बिल्कुल वो होल्डिंग टैक्स माफ़ हो और जब उस पे कोई कंस्ट्रक्शन हो तो पे करे, ताकि वो बेचारे अपना भरण-पोषण कर सकें ठीक से। तो
जी। जी। सवाल ये है कि आप जानते हैं चाहे विधानसभा के विधायक की लड़ाई हो, चाहे मेयर की लड़ाई हो, पॉलिटिकल हो जाता है। जी। आप जितनी बातें कर रहे हैं वो सब बहुत मुझे लगता है जहाँ तक कि पॉलिटिकल से काफ़ी उठ के और बहुत बेहतर डेवलपमेंट के लिए आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। क्या लगता है टक्कर दे पाएँगे ऐसे लोगों को? मैं तो अपने पॉजिटिव जो है मेरे एजेंडा जो अपने मेरे विजन है मैं उसी के साथ ग्राउंड पे हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा जो ये मेयर का पोस्ट है भले इसको जनता चुनती है वोट होते हैं लेकिन ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। अगर पॉलिटिकल पोस्ट की बात करें जैसे एक विधायक होता है उसका काम है लेजिस्लेशन बनाना। ठीक है, इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसका काम है लेजिस्लेशन बनाना, विधेयक बनाना। तो वो जितने भी सत्र होते हैं हमारे साल में उसमें उन विधेयकों पे चर्चा करते हैं, उसके बाद अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन एक मेयर पूरे 365 दिन ऑफिस में बैठता है और काम करता है। तो मेयर जो है वो एक एग्जीक्यूटिव मतलब वर्किंग पोस्ट है, ना कि कोई पॉलिटिकल पोस्ट है। चुनती जनता है बट दिस इज नॉट पॉलिटिकल बट पोस्ट। इस बार तो झारखंड में रंग तो दिख ही रहा होगा, चाहे आप खुद समर्थित हैं जेएलकेएम से, बीजेपी के लिए अभी नोटिस जारी हो गया संजीव सिंह को जी, जी। कि भाई आप कैसे खड़े हो गए मेरे कैंडिडेट के तरफ ही से। आरजेडी ने कल रुस्तम जी को समर्थन कर दिया जो यहाँ के भी मेयर प्रत्याशी हैं। तो कहीं न कहीं इस पॉलिटिकल तो घुसता जा रहा है ना कहीं न कहीं। ये बिल्कुल मतलब अल्टीमेटली इलेक्शन है तो पॉलिटिक्स है। तो बात वही है कि सारे पार्टीज ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से कैंडिडेट को समर्थन कर दें। कुछ ऐसी भी पार्टीज है कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो ढूंढ के किसी को समर्थन कर दिया वाली स्थिति है ताकि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व जिंदा रहे। नहीं तो लगता है पार्टी को ही कोई नहीं पूछेगा। और आप अगर नोटिस करेंगे तो जेएलकेएम पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, इसलिए कि हमें पता है कि हमें करना क्या है। हमें ये नहीं जानना था कि हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, हमें काम में और सेवा में आगे बढ़ना है। बाकी सब आपस में जद्दोजहद करते रहे कि हमारा कौन-सा कैंडिडेट होगा, तो ये चीज़ें चलती रही। जी। अंतिम सवाल है, क्या संदेश देंगे अपने यहाँ के धनबाद नगर निगम की जनता को? मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि वोट ज़रूर करें और वोट करने के लिए एक मापदंड तय करें कि आपका कैंडिडेट या आपका मेयर कैसा हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या हो, उसका एक्सपीरियंस कैसा हो, उसका विज़न कैसा हो और उस मापदंड पे अगर मैं फिट होता हूँ, तो फिर 23 तारीख को क्रमांक संख्या 12 सीसीटीवी पे मोहर लगाकर विजयी बनाएँ और अगर आपको लगता है मैं उस मापदंड पे फिट नहीं होता हूँ, तो उसी के लिए वोट करें जो उसमें फिट होता है बट वोट ज़रूर करें। आपका एक वोट धनबाद की सूरत और सीरत और इसका फ्यूचर बदल सकता है। चलिए, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रकाश कुमार जो मेयर प्रत्याशी है यहाँ पे धनबाद नगर निगम में और ये लगातार जनता के बीच जो है ये जा रहे हैं अपने ब्लूप्रिंट के साथ और बहुत सारे एडवांस जो चीज़ें हैं उसे भी लेके जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे तरीके, ये सारी चीज़ों को यदि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं एक बेहतर विकासशील धनबाद नगर निगम देखने को मिलेगा और इनका कहना है कि यदि जीत हमारी होती है, जनता हमें समर्थन करती है, तो हर हालत में धनबाद को एक अलग रूप में जो है झारखंड के पटल पे दिखाने का ये काम करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़। नमस्कार।